प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। हम अक्सर जाने अनजाने में अनेक गलतियां करते हैं, फिर चाहे वो अशुद्ध उच्चारण हो, अशुद्ध लेखन हो, हम जिस तरह से उच्चारण करेंगे उसी तरह से लिखेंगे। मैं विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्गत, क्योंकि जिनका विषय प्रयोजनमूलक हिंदी और हिंदी भाषा और संप्रेषण है। इसके अंतर्गत, इन दोनों पुस्तकों के अंतर्गत आपका एक टॉपिक आता है शब्द शुद्धियां तथा वाक्य शुद्धियां। ना सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए बल्कि ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होने वाला है जो कि अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां जो हैं वो कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक बार ऐसे वाक्य दिए जाते हैं जो कि अशुद्ध होते हैं और हमें शुद्ध करने होते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा ध्यान जो है वाक्य की अशुद्धियों पर दूंगा, क्योंकि अगर एक शब्द भी हम अशुद्ध लिख देते हैं तो पूरे का पूरा वाक्य जो है वो अशुद्ध हो जाता है। तो खासकर हम अशुद्धियों में, जो हमारे वाक्य की अशुद्धियां हैं, बहुत से कारण हैं। मैं इन कारणों के पीछे नहीं जाऊंगा क्या क्या कारण हैं अशुद्धियों के। इसमें हमारे क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। जिस तरह से क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उसी तरह से अब हिंदी में भी उन क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करने लग पड़ते हैं जाने अनजाने में, और हमें लगता है कि यही शुद्ध है। इस कारण हम गलतियां कर बैठते हैं। उच्चारण दोष होता है या फिर कर्ण दोष होता है, हमें सुनाई कम देता है, या उच्चारण में कई बार हमें जो बाग अंग होते हैं, हमारे उच्चारण करने वाले जो अंग होते हैं उनमें दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं और जो सुनने वाला है वो भी अशुद्ध ही सुनता है और लिखता भी वो अशुद्ध है। इसके पीछे नहीं जाऊंगा, बहुत से कारण हैं कि क्या क्या कारण अशुद्धियों के हैं। तो फिर भी मैं, जो हम अक्सर अशुद्धियां करते हैं, अक्सर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार जो शब्द जो हैं वो पूछे जाते हैं, बार बार वाक्य पूछे जाते हैं, मैं खासकर उन के ऊपर, उन शब्दों के ऊपर, उन वाक्यों के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान आपका दिलवाना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है अनेक शब्द। अनेक जो है अपने आप में बहुवचन है। बहुत से विद्वान जो हिंदी के ज्ञाता भी हैं उनको मैंने अनेकों बार मैंने ये किया, अनेकों बार मैंने उससे बात की, अनेकों बार मैंने ये किया। तो अनेकों शब्द जो है वो कोई शब्द नहीं है। अनेक शब्द अपने आप में शब्द है। वो अनेक शब्द का बहुवचन जो है अनेकों मान बैठते हैं और वो गलती कर देते हैं। तो अनेक शब्द जो है एक का बहुवचन है। एक शब्द, एक का बहुवचन हुआ अनेक। अब एक का बहुवचन अनेक, एक और एक का बहुवचन अनेक। तो इसमें अक्सर अनेकों का बहुवचन बना, अनेक का बहुवचन अनेकों बना बैठते, जबकि उनको ये मालूम नहीं होता है कि अनेक अपने आप में बहुवचन है, इसका कोई भी बहुवचन नहीं होगा। ये अक्सर हम गलती करते हैं। उसके बाद और दूसरा जो शब्द है जिसको हम गलतियां करते हैं वो है उज्ज्वल शब्द। उज्ज्वल शब्द जो है लिखने में बहुत से लोग उज्ज्वल को उ ज व ल उज्ज्वल ऐसे लिख देते हैं। कुछ लोग उ ज व ल ऐसे लिख देते हैं। तो ये सारे अशुद्ध हैं। उज्ज्वल शब्द, जो शुद्ध उज्ज्वल शब्द है वो लिखा जाता उ आधा ज फिर आधा ज व ल, उज्ज्वल। ये जो है ये शुद्ध है, ये गलत है, ये गलत है। उज्ज्वल शब्द उ ज व ल, उज्ज्वल शब्द जो है इस तरह से लिखा रहता है। इसमें भी हम बहुत सी गलतियां जो हैं वो कर बैठते हैं। इसके साथ साथ उज्ज्वल के साथ साथ मैं कुछ शब्द आपको और बताऊंगा। उज्ज्वल के साथ हमारे आशीर्वाद शब्द जो है, आशीर्वाद, बहुत से लोग आशीर्वाद को इस तरह से लिख बैठते हैं, आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद जो है ऐसा नहीं होता है। आशीर्वाद
आशीर्वाद। ये जो आशीर्वाद, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, आशीर्वाद, ये जो आशीर्वाद है, ये मैं आपको यहां पर क्लियर करना चाहूंगा। ये जो र है, र जिस शब्द के, जिस वर्ण के, र जिस वर्ण के ऊपर लगेगा उससे पहले पढ़ा जाता है। अब ये जो है आ, र जिसके ऊपर लगा उससे पहले पढ़ा जाएगा, तो आशीर्वाद हो गया है, आशीर्वाद हो गया। जबकि आशीर्वाद जो है आशीर्वाद, जो ऊपर वाला र लगता है, जिस भी शब्द के जिस भी वर्ण के ऊपर लगेगा उससे पहले पढ़ा जाएगा। अब आशीर्वाद जो है र वा के ऊपर लगा तो वा से पहले पढ़ा जाएगा, आशीर्वाद। इस तरह से आशीर्वाद जो है वो लिखा जाएगा। उस तरह से चार दीवारी में भी हम गलती करते हैं, चार दीवारी ऐसे लिख बैठते हैं, चार दीवारी, ठीक है। जबकि चार दीवारी जो है अशुद्ध है, ये होता है चहार दीवारी। जो शुद्ध शब्द है चहार दीवारी जो है इस तरह से लिखा जाता है। तो ऐसे बहुत से शब्द जो हैं जिनका हम उच्चारण भी अशुद्ध करते हैं और हम लिखते हैं चार दीवारी, ठीक है ना। चार दीवारी हम बोल देते हैं, बोलने में चार दीवारी, और लिखने में भी हम चार दीवारी ही लिख देते हैं, जो कि आपका अशुद्ध प्रयोग है। तो इन अशुद्धियों से हमने बचना है। जितनी हम इसमें बचने का प्रयास करेंगे उतने ही हम इसको शुद्ध लिख पड़ेंगे। और मैं कुछ वाक्यों के ऊपर आना चाहूंगा। जिस तरह से हमारे वाक्य हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, पर्यायवाची के शब्दों के प्रयोग में भी हम अक्सर अशुद्धियां कर बैठते हैं। पर्यायवाची शब्द जो हैं उनका जब हम प्रयोग करेंगे तो उसमें भी हम अशुद्धियां जो हैं वो कर देते हैं, पर्यायवाची शब्दों में अशुद्धियां कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर संख्या और मात्रा, जैसे हम कहते हैं वहां काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। कई बार हम कह देते हैं कि वहां काफी मात्रा में लोग उपलब्ध थे या काफी मात्रा में लोग मौजूद थे। तो अब मात्रा का प्रयोग होगा यहां पर या संख्या का प्रयोग होगा। तो यहां काफी मात्रा में प्रयोग जो है वो मात्रा का जो प्रयोग है वो अशुद्ध है। इसके स्थान पर होगा वहां काफी संख्या में लोग जो हैं मौजूद थे, ठीक है। संख्या और मात्रा वैसे पर्यायवाची शब्द हैं, देखने में हमको बहुत कम इनमें अंतर दिखाई देता है, परंतु जहां पर लोग आएंगे तो लोगों की संख्या होती है, अनगिनत नहीं होते हैं, ठीक है। कोई उसकी मात्रा जो है 1 किलो के हिसाब से या 50 किलो के हिसाब से उसकी मात्रा नहीं होती है। संख्या है 1, 2, 3, उनको संख्या के हिसाब से ही हम गिन सकते हैं। तो वहां पर संख्या शब्द का जो है वो प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद आपका है आविष्कार और खोज शब्द। आविष्कार और खोज शब्द भी हमें ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये एक ही शब्द है, एक प्रकार के शब्द हैं, परंतु आविष्कार और खोज शब्द जो है वो अलग अलग है। अब जैसे हम कहते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया, तो ये अशुद्ध प्रयोग है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। आविष्कार शब्द वहां पर प्रयोग होता है जो चीज पहले उपलब्ध नहीं थी, ठीक है। जैसे फाउंटेन पेन का आविष्कार किया, ठीक है ना, पेन का आविष्कार किया, मोबाइल का आविष्कार किया, ठीक है ना, किसी ने, जो मोबाइल पेन पहले से मौजूद नहीं था, ठीक है। तो जब आविष्कार करना, जो चीज पहले से मौजूद नहीं है उसका आविष्कार किया जाता है, और जो चीज पहले से ही मौजूद है उसकी खोज की जाती है, ठीक है। अब अमेरिका पहले से ही मौजूद था, पहले से था, और उसकी खोज किसने की? कोलंबस ने की। अब भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, भारत पहले से मौजूद था, उसकी खोज की, उसका आविष्कार नहीं किया। तो आविष्कार और खोज शब्द जो है उनको भी हम अक्सर जो है गलतियां जो है इसमें कर लेते हैं, आविष्कार और खोज शब्द। तो इन गलतियों से भी हमने जो है आविष्कार और खोज जो है अलग अलग शब्द है, ठीक है। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां करते हैं हम। उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो प्रयोग किए जाते। उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय जो है जो बाद में शब्दों के साथ जुड़कर शब्दों को जो है वो उसका अर्थ बदल देते हैं, उनको हम कहते हैं प्रत्यय। और जो शब्द से पहले लगकर शब्द का
अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उसको हम कहते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग और प्रत्यय में भी हम अनेक तरह की अशुद्धियां जो हैं वो कर बैठते हैं और कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर एक वाक्य आपको बताने जा रहा हूं कि बेफजूल की बात क्यों कर रहे हो, बेफजूल की बात क्यों कर रहे हो। तो इसमें हम अशुद्ध जो है वो क्या कर रहे हैं, बेफिजूल की बात क्यों कर रहे हो। फिजूल शब्द जो है बेफिजूल, मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, बेफिजूल, 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 बेफिजूल की बात क्यों कर रहे हो। तो बेफिजूल जो है वे का अर्थ ही फिजूल है। एक तो हम वे भी लगा रहे हैं और फिजूल भी लगा रहे हैं। यहां पर आएगा कि फिजूल की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि वे का अर्थ ही बिना मतलब की, तो फिजूल का अर्थ भी बिना मतलब का होता है। तो बेफिजूल शब्द जो है अशुद्ध है, यहां पर आएगा कि फिजूल की बात क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर जो हम उपसर्ग लगा रहे हैं वे उपसर्ग जो है नहीं लगेगा। ठीक है ना, वे उपसर्ग जो है इसका प्रयोग अशुद्ध है। इसी तरह से एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि इसे सप्रमाण सहित प्रस्तुत कीजिए, इसे सप्रमाण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो ये जो सप्रमाण सहित है, सप्रमाण सहित प्रस्तुत कीजिए, ये भी गलत है। सप्रमाण सहित एक वाक्य आता है, इसे सप्रमाण सहित प्रस्तुत कीजिए। अब सप्रमाण, सप्रमाण, सप्रमाण है, स का अर्थ होता है सहित, स का अर्थ अपने आप में सहित होता है। तो ये अशुद्ध प्रयोग कर रहे हैं हम। इसका जो उपसर्ग हम लगा रहे हैं, स उपसर्ग जो हम लगा रहे हैं, ये अशुद्ध है। ठीक है, इसका होगा इसे प्रमाण सहित, इसे प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाए। ठीक है ना, इसे प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाए, या होगा इसे सप्रमाण प्रस्तुत किया जाए। सप्रमाण सहित प्रस्तुत नहीं किया जाए। सप्रमाण भी लगा रहे हैं हम, सहित भी लगा रहे हैं। ठीक है ना, सप्रमाण भी लगा रहे हैं और सहित भी लगा रहे हैं। या पर सहित लगा लें या फिर स लगा लें, क्योंकि स का अर्थ ही सहित होता है, स का अर्थ ही सहित होता है। इसलिए हम यहां पर सप्रमाण शब्द जो है उसके साथ सहित नहीं लगेगा, क्योंकि स का अर्थ अपने आप में सहित होता है। इसका शुद्ध जो होगा, इसे प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाए या इसे सप्रमाण प्रस्तुत किया जाए, दोनों में से ही, दोनों में एक ही शब्द जो है वो लगेगा। उसी तरह से दरअसल में उसको मुझसे मिलना था, दरअसल, दरअसल, तो दर और असल जो है, दर जो उपसर्ग है, दरअसल, एक और मैं आपको लिख देता हूं, दरअसल में, दरअसल, दर का अर्थ ही मैं होता है, दर का अर्थ ही मैं होता है, दर का अर्थ होता है मैं। तो हम इसको यूं कह सकते हैं, असल में उसको मुझसे मिलना था, या फिर दरअसल उसको मुझसे मिलना था। यहां पर मैं नहीं लगेगा या दर नहीं लगेगा। दर और मैं, जिस तरह से स और सहित एक ही चीज है, उसी तरह से दर और मैं भी एक ही चीज है। जैसे हम कह देते हैं दरअसल में उसको मुझसे मिलना था, ये अशुद्ध प्रयोग है, दरअसल में नहीं होगा, असल में उसको मुझसे मिलना था। या फिर हम ये कह सकते हैं, तब अगर दरअसल लगाना है तो मैं नहीं लगेगा, दरअसल उसको मुझसे मिलना था। ठीक है, तो इनका भी हम अशुद्ध जो है वो प्रयोग कर देते हैं, इनसे से हमने अक्सर बचना है। ठीक है, उसके बाद मैं और आपको उदाहरण दे रहा हूं। कर्म जो कारक होता है, कारक होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्म कारक में जो को लगाया जाता है, अक्सर कर्म कारक में को का प्रयोग जो है हम करते हैं। तो परंतु कर्म कारक जो को है कर्म कारक का, वो निर्जीव वस्तुओं के साथ नहीं लगाया जाता है। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं के साथ जो कर्म कारक है, कर्म कारक में जो को है, उसका प्रयोग निर्जीव वस्तु में नहीं लगाया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि मोहन ने आम को खाया। ठीक है ना, आम कर्म कारक है, आम को खाया, तो क्योंकि आम जो है निर्जीव है, इसलिए को शब्द का प्रयोग यहां पर नहीं आएगा। यहां पर होगा मोहन ने आम खाया, मोहन ने आम खाया। ठीक है, उसके बाद जो मोची जूते को बनाता है, ठीक है ना, ये वाक्य हम अक्सर कहते हैं, अक्सर प्रयोग करते हैं, मोची
जूते को बनाता है। जूता जो है, जूता निर्जीव है, इस कारण यहां पर जो है वो को कारक जो है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये होगा मोची जूता बनाता है। मोची जो है वो जूता बनाता है, ये इसका शुद्ध होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसमें गलतियां कर देते हैं। तो कर्म कारक के साथ को लगाया जाता है, परंतु जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें जो है वो को नहीं लगता है। ठीक है ना, जैसे मोहन ने आम को खाया, तो आम जो है निर्जीव है, आम को खाया नहीं, मोहन ने आम खाया। मोची ने जूते को बनाया। ठीक है, मोची ने जूते को, तो जूते को नहीं लगेगा, जूता बनाया, मोची ने जूता बनाया। ठीक है, उसी तरह से हम परसर्गों का प्रयोग भी सही नहीं करते। परसर्ग होते हैं, परसर्गों का प्रयोग भी हम सही नहीं करते हैं, उसमें भी हम अनेक तरह की गलतियां, अनेक तरह की अशुद्धियां जो हैं वो कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोहन को सिर में दर्द है, हम कहते हैं मोहन को सिर में दर्द है, जबकि ये अशुद्ध प्रयोग है। इसका शुद्ध होगा मोहन के सिर में दर्द है। ठीक है ना, मोहन के सिर में दर्द है, परसर्ग जो है उसमें। और ये कुर्सी 60 रुपए की ली है। कोई पूछ लेता है कि ये कुर्सी कितने की है, तो हम कहते हैं ये कुर्सी 60 रुपए की ली है, या ये कुर्सी 100 रुपए की ली है। तो ये भी अशुद्ध प्रयोग है परसर्गों में। यहाँ पर ये कुर्सी 60 रुपए में ली है, की ली नहीं है, 60 रुपए में। ठीक है ना, 60 रुपए में यहाँ पर आएगी। जैसे हम अक्सर कह देते हैं इतनी तेजी से गाड़ी मत चलाओ, इतनी तेजी में गाड़ी मत लाओ, तो ये भी हम अशुद्ध प्रयोग करें। तेजी में नहीं होगा, इतनी तेजी से गाड़ी मत चलाओ। तो ये कुछ अशुद्धियां। उसके बाद चाहिए का प्रयोग जो है हम अक्सर अशुद्ध करते हैं। चाहिए जो है अपने आप में बहुवचन है, एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। चाहिए जो है एक वचन में भी प्रयोग होगा और बहुवचन में भी प्रयोग होगा। ठीक है, तो चाहिए जो है, जैसे हम कहते हैं मोहन को इस बारे में कई बातें करनी चाहिए। चाहिए नहीं होता, चाहिए ही होता है, चाहिए। ठीक है ना, चाहिए। ठीक है, चाहिए लगा देते हैं,